एक दुकान के आगे लगा एक्सपैंडिंग ट्रेलिस गेट याद कीजिए। लोहे की वो जाली जो खींचने पर फैलती है। जब वो खुली होती है तो उसमें साफ पैरेललोग्राम जैसे खाने दिखते हैं। अब उसे धकेल कर बंद कीजिए। वही खाने पतले होते जाते हैं और आखिर में पूरी जाली सिमट कर एक लाइन बन जाती है। खाने का एरिया बचता ही नहीं। हर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ठीक यही एक नंबर छिपा रहता है और उसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। वो बताता है कि मैट्रिक्स स्पेस को कितना फैलाती या सिकोड़ती है। और सबसे बड़ी बात, कहीं वो स्पेस को दबाकर सपाट तो नहीं कर देती। डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो समझिए जाली बंद हो चुकी है। गेट का पूरा लीनियर अलजेब्रा इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है। मान लीजिए एक 2x2 मैट्रिक्स है। उसकी पहली कॉलम है 3,1, ये रहा पहला एरो, और दूसरी कॉलम है 1,2, ये दूसरा एरो। अब इन दो एरोस को दो किनारों की तरह लेकर एक पैरेललोग्राम बना दीजिए। उस पैरेललोग्राम का एरिया ही डिटर्मिनेंट का साइज है और यहां वो एरिया 5 निकलता है। डिटर्मिनेंट इससे एक कदम आगे जाता है। उसमें एक साइन भी होता है जो बताता है कि दूसरा एरो पहले से किस तरफ मुड़ा है, घड़ी की दिशा में या उल्टी। इसलिए इसका सही नाम है साइंड एरिया। साइज बताता है कि जगह कितनी फैली और साइन बताता है कि तस्वीर पलटी या नहीं। अब इसे फॉर्मूला में बांधिए। 2x2 मैट्रिक्स की पहली रो है A और B और दूसरी रो है C और D। डिटर्मिनेंट होता है A इंटू D माइनस B इंटू C, यानी मेन डायगोनल का प्रोडक्ट में से ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट घटा दीजिए। बस इतना ही। अब इसे अपनी मैट्रिक्स पर लगाइए। 3 इंटू 2 बनता है 6 और 1 इंटू 1 बनता है 1। 6 माइनस 1 बराबर 5। वही 5 जो अभी तस्वीर में एरिया की तरह दिखा था। फॉर्मूला और तस्वीर एक ही चीज के दो चेहरे हैं। इसे यहीं जोड़ लीजिए क्योंकि आगे की हर प्रॉपर्टी इसी तस्वीर से निकलेगी। अब एक कदम ऊपर 3x3 पर 3 स्क्यूअर्स लीजिए और उन्हें एक कोने पर जोड़कर एक डिब्बे का कोना बना दीजिए। यही पैरेललोपाइप्ड है और उसका वॉल्यूम ही 3x3 डिटर्मिनेंट का साइज है। अब वही 3 स्क्यूअर्स उठाकर मेज पर सपाट रख दीजिए। तीनों एक ही तल में। डिब्बा खत्म, वॉल्यूम 0। यही डिटर्मिनेंट 0 होने का असली मतलब है। तीनों कॉलम्स एक ही प्लेन में सिमट गईं, यानी वो आपस में डिपेंडेंट हैं। n/n में भी कहानी वही है, बस उसे हाइपर वॉल्यूम कहते हैं। डिटर्मिनेंट हमेशा एक ही सवाल पूछता है, क्या कॉलम्स सचमुच पूरी जगह डी हैं या आपस में उलझकर एक पतली परत में बैठ गई हैं। अब ये पूरी बात एक चेन में लिख लीजिए, क्योंकि गेट इसी चेन के किसी ना किसी सिरे से सवाल पूछती है। शुरुआत है डिटर्मिनेंट बराबर 0। इसका पहला मतलब कॉलम्स लिनियरली डिपेंडेंट है, यानी कोई एक कॉलम बाकियों से बन जाती है। दूसरा मतलब रैंक पूरा नहीं है, वो n से कम रह जाता है और नलिटी कम से कम 1 हो जाती है। तीसरा मतलब ax बराबर 0 का कोई ऐसा सोल्यूशन भी मौजूद है जिसमें x पूरा 0 नहीं है। और चौथा मैट्रिक्स सिंगुलर है, उसका इन्वर्स होता ही नहीं। ये चारों बातें असल में एक ही बात है, अलग अलग भाषा में कही हुई। किसी भी एक को पकड़िए, बाकी 3 मुफ्त मिल जाती है। रैंक और नलिटी की पूरी कहानी उनके अपने वीडियो में है। यहां हमें बस ये जोड़ याद रखना है। 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालने के असली तरीके को कोफैक्टर एक्सपेंशन कहते हैं और उसकी जान ये साइन बोर्ड है। ये पूरा बोर्ड सिर्फ प्लस और माइनस का है। शतरंज की बिसात की तरह हर कदम पर साइन बदल जाता है। सबसे ऊपर बाएं कोने पर हमेशा प्लस होता है, उसके ठीक बगल में माइनस, फिर प्लस, और यही पैटर्न नीचे की रोज में भी चलता है। याद रखने का साफ तरीका ये है, एंट्री का रो नंबर और कॉलम नंबर जोड़िए। जोड़ इवन हो तो प्लस, ऑड हो तो माइनस। ये साइन बोर्ड पक्का करना ही आधी लड़ाई है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में सबसे ज्यादा मार्क साइन की गलती से कटते हैं, अर्थमेटिक से नहीं। रेसिपी को इस तरह याद रखिए। पहला, कोई भी एक रो या कॉलम चुन लीजिए
और हमेशा वो चुनिए जिसमें सबसे ज्यादा जीरोस हों, क्योंकि हर जीरो का मतलब है एक पूरा टर्म गायब। दूसरा, उस रो की हर एंट्री के लिए 3 चीजें गुणा कीजिए, उसका साइन, खुद एंट्री और उसका माइनर। तीसरा, माइनर का मतलब है उस एंट्री की रो और उसकी कॉलम दोनों मिटा दीजिए। जो छोटी मैट्रिक्स बचे उसका डिटर्मिनेंट ही माइनर है। और चौथा, साइन वही साइन बोर्ड वाला है। सबसे राहत की बात यह है कि आप कोई भी रो या कॉलम चुने, आंसर एक ही आएगा। इसलिए चुनाव समझदारी से कीजिए, आदत से नहीं। अब पूरा एक उदाहरण, बिना कोई स्टेप छोड़े। आकी पहली रो है 1 2 3, दूसरी रो है 2 5 3 और तीसरी रो है 1 0 8। पहली रो से एक्सपैंड करते हैं। पहला टर्म साइन प्लस एंट्री 1 और उसका माइनर, पहली रो और पहली कॉलम मिटाने पर बचता है 5, 3 ऊपर और 0, 8 नीचे। दूसरा टर्म साइन माइनस एंट्री 2 और माइनर बनता है 2, 3 ऊपर और 1, 8 नीचे। तीसरा टर्म साइन प्लस एंट्री 3 और माइनर बनता है 2, 5 ऊपर और 1, 0 नीचे। अब हर माइनर की वैल्यू निकालिए। पहला है 5 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 0 यानी 40। दूसरा है 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 1 यानी 16 माइनस 3 बराबर 13। और तीसरा है 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 1 यानी -5। अब इन्हें अपने साइंस के साथ जोड़िए, प्लस 40, फिर -2 इंटू 13 यानी -26 और फिर +3 इंटू -5 यानी -15 जोड़ लीजिए। 40 माइनस 26 बचता है 14 और 14 माइनस 15 बराबर -1। तो डिटर्मिनेंट है -1। ध्यान दीजिए, नेगेटिव डिटर्मिनेंट कोई गड़बड़ नहीं है। वो सिर्फ इतना कहता है कि मैट्रिक्स ने शेप को आईने की तरह पलट दिया और यहां एरिया बिल्कुल वही रहा। डिटर्मिनेंट को एक स्केल फैक्टर की तरह भी पढ़ा जा सकता है और उसकी तस्वीर ये पैंटोग्राफ है, लकड़ी का वो जोड़ वाला यंत्र जिससे ड्राइंग बड़ी की जाती है। आप एक नॉक से छोटी ड्राइंग पर चलते हैं और दूसरी नॉक बड़ी कॉपी बना देती है। हर आकार उसी अनुपात में बड़ा होता है, कोई अपवाद नहीं। मैट्रिक्स भी ठीक यही करती है। वो किसी भी शेप का एरिया या वॉल्यूम डिटर्मिनेंट के साइज से गुणा कर देती है। डिटर्मिनेंट का साइज 2 हो तो हर एरिया दुगुना, 1 से छोटा हो तो सब सिकुड़ता है। और अगर साइन नेगेटिव है तो नकल बनने के साथ साथ पलट भी जाती है। जैसे आईने में हमारे उदाहरण का डिटर्मिनेंट था -1 यानी एरिया जस का तस, पर तस्वीर उल्टी। अब वो टेबल जो डिटर्मिनेंट को एग्जाम में सचमुच आसान बना देती है। रो ऑपरेशंस का असर, पहला, 2 रोज को आपस में बदल दीजिए, वैल्यू वही रहती है पर साइन पलट जाता है। तस्वीर में सोचिए तो ओरिएंटेशन उलट गया, इसलिए साइंड एरिया का साइन बदला। दूसरा, किसी एक रो को के से गुणा कीजिए, पूरा डिटर्मिनेंट भी के गुना हो जाता है क्योंकि पैरेललोग्राम का एक किनारा के गुना लंबा हो गया और बाकी सब वैसा का वैसा। और तीसरा, सबसे काम का, किसी रो में किसी दूसरी रो का मल्टीपल जोड़ दीजिए, डिटर्मिनेंट बिल्कुल नहीं बदलता। ज्यामिति में इसे शेयर कहते हैं। शेप टेढ़ी हो जाती है पर उसका बेस और हाइट वही रहते हैं, इसलिए एरिया जस का तस। ये तीसरी लाइन ही असली हथियार है। इसका मतलब है कि आप एलिमिनेशन करके मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर बना सकते हैं और डिटर्मिनेंट को छू तक नहीं पड़ेगा। बस स्वॉप्स गिनते रहिए और अंत में साइन ठीक कर लीजिए। अब वही डिटर्मिनेंट दूसरे रास्ते से निकालते हैं और ये रास्ता एग्जाम में तेज है। हम एलिमिनेशन करेंगे और आखिर में सिर्फ डायगोनल गुणा करेंगे। पहला कदम, दूसरी रो में से पहली रो का दुगुना घटाइए और तीसरी रो में से पहली रो घटाइए। अब रोज बनती हैं 1 2 3, फिर 0 1 -3 और फिर 0 -2 5। ध्यान दीजिए, हमने सिर्फ जोड़ने घटाने वाला ऑपरेशन किया है,
इसलिए डिटर्मिनेंट अब तक बिल्कुल नहीं बदला। दूसरा कदम, तीसरी रो में दूसरी रो का दुगुना जोड़ दीजिए। अब मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है। रोज हैं 1, 2, 3, फिर 0, 1, -3 और फिर 0, 0, -1। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिर्फ डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है। 1 इंटू 1 इंटू -1 बराबर -1। वही जवाब जो कोफैक्टर वाले रास्ते से आया था। दोनों रास्ते सही हैं, पर बड़ी मैट्रिक्स में एलिमिनेशन बहुत सस्ता पड़ता है और एग्जाम की इकोनॉमिक्स यही है। अब वो गलती जो सबसे ज्यादा मार्क्स खाती है, दिमाग अपने आप मान लेता है कि डिटर्मिनेंट जोड़ के साथ बढ़ जाता होगा। बिल्कुल नहीं बढ़ता। देखिए, आ की रोज है 1, 2 और 3, 4। उसका डिटर्मिनेंट है 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 यानी -2। अब बी की रोज है 2, 0 और 1, 3। उसका डिटर्मिनेंट है 2 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 1 यानी 6। अब अ प्लस बी कीजिए। रोज बनती है 3, 2 और 4, 7। इसका डिटर्मिनेंट है 21 माइनस 8 यानी 13, जबकि -2 + 6 तो सिर्फ 4 होता। 13 और 4 का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। डिटर्मिनेंट जोड़ के साथ नहीं चलता, सिर्फ गुणा के साथ चलता है। इसी परिवार की दूसरी गलती यह है कि पूरी मैट्रिक्स को k से गुणा करने पर डिटर्मिनेंट भी k गुना हो जाता है। नहीं, हर रो अलग से k गुना होती है और रोज n है, इसलिए डिटर्मिनेंट k2 दी पावर n गुना होता है। 3/3 में 2 से गुणा करने पर डिटर्मिनेंट 8 गुना हो जाता है, 2 गुना नहीं। अब वो सवाल जो एग्जाम में सीधे समय बचाता है, कौन सा रास्ता सस्ता है? कोफैक्टर एक्सपेंशन में हर स्टेप मैट्रिक्स को एक साइज छोटा करता है, इसलिए कुल काम n फैक्टोरियल के आसपास बैठता है। 6/6 के लिए यह लगभग 720 गुणा हो जाता है। एलिमिनेशन में काम n³/3 के आसपास होता है। 6 के लिए लगभग 72 यानी लगभग 10 गुना कम, और मैट्रिक्स जितनी बड़ी होगी फ्रॉक उतना ही भयानक। इसलिए रूल सीधा है, 2/2 और 3/3 में कोफैक्टर ठीक है, उससे बड़ी में जीरोस बनाइए और ट्रायंगुलर कीजिए। गेट में 3 से बड़ी मैट्रिक्स दिखे तो समझिए इशारा यही है। डिटर्मिनेंट की सबसे ताकतवर प्रॉपर्टी को एक तस्वीर से पकड़िए। एक ऑप्टिकल बेंच पर 2 लेंसेज एक के पीछे एक लगी हैं। पहली लेंस तस्वीर को 3 गुना बड़ा करती है, दूसरी उसे 2 गुना। दोनों से गुजरने पर कुल कितना बड़ा हुआ? 3 जमा 2 नहीं, 3 गुना 2 यानी 6 गुना। स्केल फैक्टर्स हमेशा गुणा होते हैं, कभी जुड़ते नहीं। मैट्रिक्स के साथ बिल्कुल यही होता है। आ एक ट्रांसफॉर्मेशन है और बी दूसरी। दोनों को एक के बाद एक लगाने पर वॉल्यूम पहले डेट बी से गुणा होता है, फिर डेट आ से। इसीलिए डेट ऑफ ए बी बराबर डेट आ इंटू डेट बी होता है। ये एक लाइन पूरी थ्योरी की रीढ़ है और आगे की हर प्रॉपर्टी इसी से निकलेगी। अब उस एक लाइन से निकलने वाला पूरा परिवार, सबसे पहली और सबसे बड़ी, डेट ऑफ अ बी बराबर डेट आ इंटू डेट बी। ये हमेशा सच है, चाहे ए बी और बी ए बराबर हो या ना हो। इससे तुरंत निकलता है कि आ टू दी पावर के का डिटर्मिनेंट है डेट, आ का के टू दी पावर। एक ही स्केल फैक्टर बार बार गुणा हो रहा है और कुछ नहीं। अगली, आ ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आ के डिटर्मिनेंट जैसा ही होता है। इसका बहुत बड़ा फायदा है, जो भी बात रोज के लिए सच है वो कॉलम्स के लिए भी सच है। रो ऑपरेशंस, डिपेंडेंसी, जीरोस ढूंढना, सब कुछ। फिर अ इनवर्स का डिटर्मिनेंट है 1/det आ। इसे निकालना भी आसान है। अ इंटू अ इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो दोनों डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट 1 हुआ। यहीं से साफ हो जाता है कि डेट ए 0 हो तो इनवर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1/0 कुछ होता ही नहीं। और आखिरी जो एमएसक्यू में बहुत काम आती है, डेट ऑफ अ बी बराबर डेट ऑफ बी ए। हमेशा भले ही ए बी और बी ए दो बिल्कुल अलग मैट्रिसेस हों,
उनके डिटर्मिनेंट्स एक ही रहेंगे, क्योंकि दाईं तरफ तो सिर्फ नंबर्स का गुणा है और नंबर्स का गुणा ऑर्डर नहीं देखता। दो और जुड़ाव जिनके बिना डिटर्मिनेंट अधूरा है। पहला, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिर्फ डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है, चाहे ऊपर वाली ट्रायंगल भरी हो या नीचे वाली। यही वजह है कि एलिमिनेशन इतनी तेज है। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी डिटर्मिनेंट से ही बनती है। अब माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 रखने पर एजेंट वैल्यूज निकलते हैं और उससे एक बहुत सुंदर बात निकलती है। सारे एजेंट वैल्यूज का प्रोडक्ट ही डिटर्मिनेंट होता है। इसका सीधा इस्तेमाल ये है, अगर किसी मैट्रिक्स का कोई एक एजेंट वैल्यू 0 है तो पूरा प्रोडक्ट 0, यानी डिटर्मिनेंट 0, यानी मैट्रिक्स सिंगुलर। एजेंट वैल्यूज की पूरी कहानी उनके अपने वीडियो में है। यहां बस ये पुल याद रखिए, क्योंकि गेट अक्सर सवाल एक तरफ से पूछती है और जवाब दूसरी तरफ छिपा होता है। अब असली गेट सवाल से पहले एक आखिरी आदत है। 3 पैन्स वाली एक तराजू सोचिए। पहले पैन में कुछ बाट है, दूसरे में कुछ और तीसरे में ठीक उतने ही जितने पहले और दूसरे को मिलाकर बनते हैं। तीसरा पैन कोई नई जानकारी नहीं देता, वो बस पहले 2 की नकल है। मैट्रिक्स की रोज के साथ भी यही होता है। अगर कोई रो बाकी रोज के जोड़ या गुणा से बन जाती है तो वो रो कुछ नया नहीं जोड़ती और डिटर्मिनेंट सीधे 0 हो जाता है। इसलिए डिटर्मिनेंट का सवाल दिखते ही पहला काम ये कीजिए, रोज और कॉलम्स को कुछ सेकंड ध्यान से देखिए। बहुत बार जवाब बिना एक भी गुणा किए मिल जाता है। ये रहा असली सवाल। गेट डा 2024 क्वेश्चन 35 नैट है 1 मार्क। एक 3x3 मैट्रिक्स M दी है, जिसकी पहली रो है 1, 2, 3, दूसरी रो है 3, 1, 3 और तीसरी रो है 4, 3, 6। पूछा है कि m² + 12m का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब तीसरी रो पर ध्यान दीजिए। उसका पहला एलिमेंट 4 है और ऊपर की दोनों रोज के पहले एलिमेंट्स 1 और 3 जोड़ने पर भी 4 ही बनता है। दूसरा एलिमेंट 3 है और 2 + 1 भी 3। तीसरा एलिमेंट 6 है और 3 + 3 भी 6, यानी तीसरी रो बिल्कुल पहली और दूसरी का जोड़ है। रोज डिपेंडेंट है, इसलिए m का डिटर्मिनेंट 0 है बिना कोई एक्सपेंशन किए। अब देखिए, ये एक ऑब्जर्वेशन पूरे सवाल को कैसे खत्म कर देता है। सवाल m² + 12m का डिटर्मिनेंट मांग रहा है। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां m² निकालने बैठ जाते हैं। रुकिए, m² + 12m में से कॉमन m बाहर निकाल लीजिए। बचता है m × ब्रैकेट में m + 12i। यहां 12m को 12im लिखने की पूरी छूट है, क्योंकि आइडेंटिटी से गुणा कुछ बदलती नहीं। अब मल्टीप्लिकेटिविटी लगाइए। पूरे का डिटर्मिनेंट बराबर det m × det of m + 12i, और det m हम पहले ही देख चुके हैं। तीसरी रो पहली और दूसरी का जोड़ है, इसलिए det m बराबर 0। तो जवाब है 0 × जो भी दूसरा डिटर्मिनेंट हो, यानी 0। दूसरा डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं। वैसे उसकी वैल्यू 2712 है, पर वो जवाब में कहीं आती ही नहीं। ऑफिशियल की भी 0 है। ये सवाल आधे मिनट में खत्म होता है, जबकि m² निकालने वाला रास्ता 3 मिनट खाता है और उसमें अर्थमेटिक की गलती की पूरी गुंजाइश है। इन 5 जगहों पर डिटर्मिनेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स जाते हैं। इन्हें एक बार ठहर कर पढ़ लीजिए। पहला, डिटर्मिनेंट जोड़ के साथ नहीं बढ़ता। दूसरा, पूरी मैट्रिक्स को k से गुणा करने पर डिटर्मिनेंट k⁴n गुना होता है, सिर्फ k गुना नहीं। तीसरा, डिटर्मिनेंट 0 होने के लिए किसी रो का पूरा 0 होना जरूरी नहीं है। रोज का आपस में डिपेंडेंट होना ही काफी है, और असली सवालों में हमेशा यही होता है। चौथा, किसी रो में दूसरी रो का मल्टीपल जोड़ना बिल्कुल मुफ्त है, पर रोज की अदला बदली साइन पलट देती है। स्वॉप्स गिनना मत भूलिए। और पांचवा, मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल दिखे तो उसे कभी एक्सपैंड मत कीजिए। पहले फैक्टर कीजिए, फिर डिटर्मिनेंट्स गुणा कीजिए। अब एक कदम गेट से आगे, क्योंकि यही मार्जिन असली पेपर को छोटा बना देता है।
मान लीजिए आइडेंटिटी में एक बहुत खास तरह की मैट्रिक्स जोड़ी गई है, U इंटू वी ट्रांसपोज, यानी दो वेक्टर्स से बनी एक रैंक 1 मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक ही लाइन में निकल आता है, 1 प्लस वी ट्रांसपोज यू। वजह तस्वीर से समझिए। यू वी ट्रांसपोज सिर्फ यू की डायरेक्शन में असर करती है। वो किसी भी वेक्टर को उठाकर यू के साथ ही खड़ा कर देती है। तो आइडेंटिटी प्लस उसका मतलब हुआ कि यू वाली डायरेक्शन वी ट्रांसपोज यू के हिसाब से खिंच गई, और यू पर परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन को ये मैट्रिक्स छूती तक नहीं। वहां स्केल फैक्टर 1 ही रहता है। वॉल्यूम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बदला, इसलिए डिटर्मिनेंट भी सिर्फ वही एक फैक्टर है, 1 प्लस वी ट्रांसपोज यू। अब देखिए ये गेट में कैसे उतरता है। 2025 के क्वेश्चन 28 में आदी थी आइडेंटिटी प्लस एक्स एक्स ट्रांसपोज, और शर्त थी एक्स ट्रांसपोज एक्स बराबर 1। हमारे फॉर्मूला से डिटर्मिनेंट सीधे 1 प्लस 1 यानी 2। डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसलिए अइन्वर्टिबल है, और उसका रैंक पूरा n है। ऑफिशियल की के दोनों सही ऑप्शंस यही है। जिसने ये फॉर्मूला पकड़ रखा है उसके लिए वो सवाल एक लाइन का है। समेटते हैं। डिटर्मिनेंट एक साइंड एरिया या वॉल्यूम है। वो नापता है कि मैट्रिक्स जगह को कितना फैलाती या सिकोड़ती है और पलटती है या नहीं। डिटर्मिनेंट 0 का मतलब है कॉलम्स डिपेंडेंट, रैंक पूरा नहीं, मैट्रिक्स सिंगुलर और इनवर्स नदारद। रोज की अदला बदली साइन पलटती है। किसी रो में दूसरी का मल्टीपल जोड़ना बिल्कुल मुफ्त है, और एक रो को के से गुणा करने पर डिटर्मिनेंट के गुणा के साथ डिटर्मिनेंट पूरी तरह चलता है, पर जोड़ के साथ बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी एग्जाम आदत, मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल दिखे तो पहले फैक्टर, फिर डिटर्मिनेंट्स का गुणा। अब एक्सरसाइज वीडियो खोलिए और 5 सवाल अपने हाथ से हल कीजिए।